जय हिंद दोस्तों। आज के लिए एक नया प्रश्न और शानदार और सरल प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया? इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने। ये कक्षा 6 का छात्र भी बता सकता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। रॉबर्ट हुक मरी हुई कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका की खोज किए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में किया था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एम स्लीडन तथा टी स्वान ने। एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका का कि रसोई घर किसे कहा जाता है? ये सबको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट पादप सेल में। इसके बाद अगला, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर प्लास्टिड और लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है उसको हम कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, क्योंकि उसमें कई पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो उस कोशिका को मारने का काम करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। अगला प्रश्न है, कोशिका का वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वह अंग कौन सा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? राइबोसोम। इसके बाद अगला प्रश्न है, सजीव कोशिका की खोज किसने किया? तत्पश्चात अभी हमने बताया कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और इसमें प्रश्न उठता है कि फिर सजीव कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे। और यदि प्रश्न में ल्यूवेनहॉक लिखता है तो ये भी सही जवाब होगा, क्योंकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बड़ा नाम हो जाता है, इसलिए ल्यूवेनहॉक बस कभी कभी पूछ देता है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका की खोज किया था जो जीवित थी। इसके बाद जीवित कोशिका की खोज किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका के अंदर केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और वो किससे मिलकर बने होते हैं? इसका सही जवाब है डीएनए एवं प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के गुणसूत्र बनता है, और इसी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के गुणसूत्र बनता है। इसके अंदर जीन पाए जाते हैं जो पैतृक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये डीएनए के अंदर जो क्रियात्मक खंड जीन होता है, तो जीन जो होता है इसमें हमारे पेरेंट्स के पैतृक लक्षण निहित होते हैं। जीन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो संतति का लक्षण होता है वो जाता है। प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं? यह भी बहुत ही फेमस प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम किससे उत्पन्न होते हैं? लाइसोसोम किससे उत्पन्न होते हैं? इसका सही जवाब होगा गाल्जी उपकरण से। गाल्जी उपकरण से लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ये अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम सबको मालूम होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कोशिका को। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम सब्जी पकाते समय उसमें नमक डालते हैं तो सब्जी में से पानी बाहर निकलता है, इसके लिए कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? बाह्य प्राशन। बाह्य प्राशन के द्वारा सब्जी में से पानी बाहर निकलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी कोशिका को अति परासारित विलयन में रखने पर वह पर क्या होता है? वह सिकुड़ जाती है। किसी भी कोशिका को अति परासारी विलयन में रखने पर वह क्या होता है? सिकुड़ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य किसे कहते हैं? इसका सही जवाब कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर के हम उसको जीव द्रव्य कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है?
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये रहा। इसके बाद अगला प्रश्न, नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसको हम कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। जैसे विद्यालय में प्राचार्य का जो कक्ष होता है वो नियंत्रण कक्ष होता है, वहाँ पर पूरे विद्यालय को कैसे चलाना है उस प्रिंसिपल के पास पूरे नियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है तो उसका कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? बिजली घर हिंदी में, पावर हाउस अंग्रेजी में, बात वही है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी संक्षिप्त में रहती है। इसके बाद कोशिका में पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? कोशिका में पदार्थों का संवहन अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका में पदार्थों का संवहन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों का संग्रह, कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों का संग्रह कौन करता है? इसका सही जवाब होगा रसधानियाँ। रसधानियाँ कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों का संग्रह करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका की पाचक थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। इसका सही जवाब होगा लाइसोसोम को कोशिका की पाचक थैली कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर पाचक ग्रंथियाँ, पाचक रस होते हैं जो किसी भी कोशिका को पचाने का काम करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका में विभिन्न पदार्थों का संग्रह किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण के द्वारा कोशिका में विभिन्न पदार्थों का संग्रह होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? इसका सही जवाब होगा अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसका सही जवाब है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं इसको स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis बोलते हैं। उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसको दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दैनिक कोशिकाओं में किस प्रकार विभाजन होता है? ये प्रश्न गलत लिखा गया है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? जो अमीबा होता है उसमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? उसमें असूत्री विभाजन होता है, खंडन द्वारा होता है। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। जैसा कि आपको बता दें कि जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका, फिर कोशिका के बाद कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें डबल हेलिक्स रहता है। ये मान लीजिए ये वाला कोशिका भित्ति हो गया और ये कोशिका का झिल्ली हो गया, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है कोशिका के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो जीवन का क्या होगा? गाल्जी उपकरण यदि नहीं होगा तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा तथा कोशिका जो है तो कभी भी सड़ेगी नहीं और उसका पाचन नहीं हो पाएगा। प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज किया था। कोशिका जो होती है तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था तथा उसके अंदर कोशिका की खोज, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होते हैं उसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको अपन को याद कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऐसे 3 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं डीएनए व राइबोसोम होते हैं। इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, केंद्रक। ये 3 कोशिकांग हैं जिनमें स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। अभी हमने बताया है कि पादप कोशिका जो होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो अभी स्पष्ट हो गया है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है
तो दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अंतःप्रद्रवी जालिका में इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। इसको अपन को दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली यदि फट जाए तो क्या होगा? इसका सही जवाब है, कोशिका का आंतरिक पदार्थ बाह्य वातावरण में मिल जाएगा तथा चयनात्मक कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लेकिन ये प्रश्न है कि क्यों कहा जाता है? इसका सही जवाब है कि इसके अंदर पाचक रस पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर पाचक रस पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिकाओं का वह समूह जो एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर करता है क्या कहलाता है? तो ऊतक कहते हैं उसको। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में कौन सी उपास्थि पाई जाती है? मनुष्य के नाक और स्वर यंत्र में प्रभासी उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि का मतलब होता है जो कोमल हड्डी होती है उसको उपास्थि बोलते हैं। वो प्रभासी उपास्थि होती है जो नाक में पाई जाती है और स्वर यंत्र में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक पौधे में नई कोशिकाएं बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा विभाज्योतक। विभाज्योतक जो होता है तो पौधों में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है जिससे पौधे बढ़ते हैं। रेखित पेशी को क्या कहते हैं? रेखित पेशी को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। रेखित पेशी को कंकाल पेशी भी कहते हैं। इसको अपन को दिमाग में बैठा लेना है। हमारे पेशी गर्मी के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? पेशी ऊतक। ये प्रश्न गलत लिखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि तंत्रिका ऊतक को और किस नाम से जानते हैं? ये सभी को मालूम होगा। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनेक ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। जैसा कि आप सबको बता दें कि कई कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक बनाती हैं, कई ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में जो लचीलापन होता है, कुछ पौधे बहुत लचीले होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, लचक जाते हैं पर टूटते नहीं हैं, तो उसमें कौन सी ऊतक पाई जाती होगी? कोलेनकाइमा। कौन सा? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक के कारण वह पौधा लचीला होता है। आहार नाल में कौन सी पेशी पाई जाती है? अनैच्छिक पेशियाँ। आहार नाल में यदि आप कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद डाइजेशन अपने आप होता है, आपको करना नहीं पड़ता है कि डाइजेशन कर रहे हैं, वो डाइजेशन अपने आप होता है। यानी कि वो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, वो पेशी अपने आप चलती रहती हैं और हमारे पेट की जो आंत होती है क्रमांकुचन गति से चलती रहती हैं, जिसके कारण डाइजेशन होता रहता है। इसलिए हमारे आहार नाल में जो पेशियाँ पाई जाती है वो कैसी पेशियाँ हैं? अनैच्छिक पेशियाँ हैं। प्रश्न है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी, हृदय पेशी। हृदय पेशी को कार्डियक पेशी भी बोलते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधे में जाइलम ऊतक का क्या काम है? यानी कि जाइलम ऊतक जो है तो क्या काम करता है? आपको बता दें कि जो पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ये पेड़ हो गया, इसमें पेड़ में बीच में जो कठोर वाला भाग होता है उसको हम जाइलम बोलते हैं और जो ये छिलका वाला भाग होता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जाइलम का क्या काम है? तो आपको बता दें, जाइलम का काम जड़ों से पानी को अवशोषित कर करके पत्तियों तक पहुँचाना होता है। क्या काम है? जड़ से पानी को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुँचाना जाइलम का काम है। इसलिए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा जल वहन के लिए। फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य, अब यहीं पर तुरंत पूछ दिया कि आखिर जाइलम का काम पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए है, तो फ्लोएम का काम क्या होगा? फ्लोएम का काम अभी आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया, पेड़ में आपको बता दिया हूँ कि बीच में जाइलम और बगल बगल छिलका जो होता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों में जो भोजन बन जाते हैं उस भोजन का आहार के वाहन के लिए, यानी भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए होता है।
लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट यह संयोजी ऊतक का बना एक बंध है जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। जब हमारी हड्डी, कई हड्डियां हैं, तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जब जुड़ती है तो यहाँ पर जो संयोजी ऊतक होता है जो दोनों हड्डी को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। इसका ये सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्डियक पेशी का विशेष कार्य क्या है? कार्डियक पेशी जो होती है उसका क्या काम है? कार्डियक पेशी को हृदय पेशी भी कहते हैं। यह पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। हृदय पेशी जो होती है, हमारे हार्ट की पेशियाँ जो होती हैं, तो जीवन अनंत तक काम करती रहती हैं। यही उनका लयबद्ध होकर काम करना ही उनका काम है। अगला प्रश्न नहीं है, इसी प्रश्न का जवाब है। जो ऐच्छिक पेशियां हैं, सॉरी रेखित पेशी, रेखित पेशी का ये जवाब है। रेखित पेशी जो होती है क्या होती है, हम इसको टिप में लिखेंगे, ये ऐच्छिक पेशियां हैं। जो रेखित पेशी होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है, शरीर को इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायता करती है। ये पेशियां हाथ, पैर और कंकाल पेशी में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अरेखित पेशी एक अनैच्छिक पेशियां होती है जो जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती है। यह स्वतः ही पेशियों की गति को नियंत्रित करती रहती है। यानी कि ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, हमारी इच्छा के खिलाफ चलती हैं। हम ना चाहें फिर भी ये पेशियां क्रिया करती रहती हैं और ये पेशियों की गति को नियंत्रित करती रहती हैं स्वतः ही। इसके बाद अरेखित पेशी जो होती है, आहार नली, रक्त नलिका, आँख की पलक, फेफड़ों की श्वसन नली, मूत्र वाहिनियों में पाया जाता है। कार्डियक यह अनैच्छिक पेशियां हैं जो हृदय में, अनैच्छिक पेशियां जो हृदय में पाई जाती है। पेशियों का यहाँ पे प्रसार संकुचन, यानी कि इसको हम बता चुके हैं। जो हार्ट की पेशियां होती है उसको कार्डियक पेशी बोलते हैं और ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी हमने एक प्रश्न बताया था, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी। अभी एक प्रश्न आ गया, ऊतक के अध्ययन को कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना है तो ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो इसका सही जवाब होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, नारियल का जो रेशा होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। प्रकार का ऊतक पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा सल्की एपिथेलियम ऊतक। जो हमारे स्किन होते हैं, यह स्किन में किस प्रकार का ऊतक होता है? सल्की एपिथेलियम ऊतक, जो कभी कभी चोट लगने से थोड़ा सा छिल जाता है, जिससे ब्लड नहीं आते हैं बल्कि थोड़ा हल्का हल्का WBC आते हैं, हल्का पानी जैसे निकलता है, वो सल्की एपिथेलियम ऊतक होते हैं जो हमारे त्वचा में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अस्थि किस प्रकार की ऊतक से बनती है? आपको मालूम होगा कि अस्थि भी एक प्रकार की ऊतक होते हैं जो संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तो अस्थि जो है तो संयोजी ऊतक से बना होता है। अगला प्रश्न है, RBC का फुल फॉर्म? RBC, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। RBC का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पस। इसके कारण हमारा रक्त लाल होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, WBC का फुल फॉर्म क्या है? WBC, जब कभी भी आपको मच्छर काट देते हैं तो मच्छर काटने पर सूजन हो जाता है और उसको दबाने पर पानी जैसे पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ को हम WBC कह सकते हैं। और WBC जो है तो इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कॉर्पस। वाइट ब्लड कॉर्पस इसको कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करने वाली कौन सी ऊतक होती हैं? अभी हमने पढ़ा कि हमारे स्किन में कौन सी ऊतक पाई जाती है। अब हम अगला प्रश्न आ गया, मुंह के भीतर, जो आपके मुंह के भीतर का अस्तर होता है, जैसे गाल का हो गया, होंठ के नीचे का हो गया, तो उसमें कौन सी पेशी पाई जाती है? उसका सही जवाब होगा ऊतक, सल्की एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ऊतक है जो मनुष्य का अस्थि से अस्थि को जोड़ता है? ये प्रश्न शायद गलत है, इसको हटा देते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? पादप कोशिका में जंतु कोशिका से, पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतु कोशिका जितनी बड़ी है तो पादप कोशिका इतनी बड़ी होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न यही है,
तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जैसे मान लीजिए ये कोशिका हो गई, कोशिका के बाद ये कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और इसमें जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पादप कोशिका हो गया और इसका केंद्रक यहाँ पे होगा, माने कोशिका भित्ति के जस्ट बगल में, और लेकिन ये जंतु कोशिका हो गई, जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है, बीचों बीच होता है, और जबकि पादप कोशिका में ऐसा, पादप कोशिका में बगल में रहता है कोशिका भित्ति के। फिर इसके बाद पादप कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। पादप कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित रहता है, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिका में रसधानियाँ बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं।